फाइटोपथोरा कवक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फाइटोपथोरा माइकोटा किंगडम में डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन मेस्टिकोमाइकोटिना, क्लास ऊमाइसिटीज, ऑर्डर पेरोनोस्पोरेलीज, फैमिली पिथियेसी का सदस्य हैं। फाइटोपथोरा की लगभग 75 जातियां हमें ज्ञात हैं, ये जिनमें से 15 जातियां भारतवर्ष में पाई जाती हैं। ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। जैसा कि मैंने बताया, डिवीजन यूमाइकोटा, किंगडम की हम बात करते हैं माइकोटा, क्योंकि सारे कवक किंगडम माइकोटा में रखे गए हैं। डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन मेस्टिकोमाइकोटिना, क्लास है इसकी ऊमाइसिटीज, ऑर्डर है पेरोनोस्पोरेलीज, फैमिली है पिथियेसी, जिसमें पिथियम भी रखा गया है, और साथ में फाइटोपथोरा भी इसी फैमिली में रखा गया है। फाइटोपथोरा की लगभग 75 जातियां ज्ञात हैं। जिनमें से 15 जातियां भारतवर्ष में पाई जाती है। अधिकतर जातियां फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स होती है, परंतु कुछ जातियां फैकल्टेटिव पैरासाइट्स भी होती है। यह फाइटोपथोरा वंश बहुत ही विनाशकारी पैरासाइट है और पादपों में भयंकर रोग फैलाता है। इसमें फाइटोपथोरा की जाति है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस से आलू में पछेती अंगमारी, जिसे लेट ब्लाइट रोग फैलाती है। इस रोग के कारण यूरोप में 1843 और 1846 में आलू का काल पड़ा था, जिसमें लगभग कई सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत ही एक विनाशकारी फंगस है, जिससे लेट ब्लाइट नामक रोग फैलता है। तो कभी भी परीक्षा में पूछा जाए कि आलू में पछेती अंगमारी रोग किस कवक के द्वारा फैलता है, तो इसका उत्तर होगा फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि आलू में अर्ली ब्लाइट रोग किसके द्वारा फैलता है, तब आंसर आएगा अल्टरनेरिया। इसका आंसर आएगा अल्टरनेरिया सोलेनाई। इसके द्वारा ये अर्ली ब्लाइट नामक रोग फैलता है आलू में। इसकी कायिक संरचना हम देखें तो इसका कवक सूत्र नलिकाकार होता है, मोटा होता है और हाइलिन होता है। हाइलिन का मतलब कलरलेस, शाखित होता है, और यह भी एल्बुगो की तरह ही सिनोसिटिक होता है, क्योंकि एल्बुगो भी ऊमाइसिटीज क्लास का सदस्य था। इसके पुराने कल्चर में कभी कभी पट बन जाते हैं। कवक जाल इंटरसेल्यूलर होते हैं और परपोषी कोशिकाओं से ये एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसके द्वारा ये परपोषी की कोशिका में ये संरचना प्रवेश करके पोषण को अवशोषित करता है। उस संरचना को हम कहते हैं चूषकांग यानी हाउस्टोरिया। चूषकांग पर एक एक्स्ट्रा हाउस्टोरियल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो फिंगर लाइक प्रोट्यूबरेंस संरचनाएं होती है। कवक तंतु की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से ग्लूकेन्स की बनी होती है। इसमें भी जनन एल्बुगो की तरह ही अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का जनन इसमें पाया जाता है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो है अस्पोरेंजियोफोर पर स्थित अस्पोरेंजिया से इनमें अलैंगिक जनन होता है। अस्पोरेंजियोफोर जो है आंतरिक कवक तंतु रंध्रों व बाह्य त्वचा की कोशिकाओं को भेदकर बाहर निकलता है अस्पोरेंजियोफोर, और अस्पोरेंजियोफोर की जो वृद्धि है वह असीमित होती है। प्रथम अस्पोरेंजियोफोर अग्रस्त होता है तथा इसके बाद में आधार से बनता दूसरा अस्पोरेंजियोफोर प्रथम को लेटरल साइड में धकेल करके अस्पोरेंजिया बनाता है। इस प्रकार अस्पोरेंजियोफोर एक सिम्पोडियल प्रकार से शाखित हो जाता है। प्रत्येक बीजाणुधानी एक पतली भित्ति युक्त हाइलिन बहुकेंद्रकीय 5 से 8 केंद्रकों वाली नाशपाती या अंडाकार संरचना होती है, जिसके शीर्ष पर एक पेपिला या चोंचनुमा प्रोजेक्शन पाया जाता है।
बीजाणुधानी धर के बेसल प्लग द्वारा जुड़ी रहती है, जो कि भित्ति के स्थूलन पदार्थ से बनता है। बीजाणुधानियों का बनना उचित आर्द्रता व तापक्रम पर निर्भर करता है। ये हवा, वर्षा की बूंदों, पत्तियों के हिलने व रगड़ खाने से प्रकीर्णित हो जाते हैं तथा कुछ ही घंटे जीवित रहती है। यह उचित जर्मिनेशन इनका जर्मिनेशन आर्द्रता व तापक्रम पर ही होता है। जब तापक्रम 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जल की उचित मात्रा उपलब्ध होने पर इनमें अप्रत्यक्ष अंकुरण होता है और जूस्पोर्स बनाती है। इस अवस्था में ये स्पोरेंजिया जूस्पोरेंजिया कहलाती है। यदि स्पोरेंजिया जूस्पोर बनाती है तो उसे हम स्पोरेंजिया न कह करके जूस्पोरेंजिया कहेंगे। उपयुक्त अवस्थाओं में प्रत्येक बीजाणुधानी जल ग्रहण करके फूल जाती है तथा इसका जीव द्रव्य 5 से 10 एक केंद्र की इकाइयों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक एकल केंद्रकीय भाग जूस्पोर में परिवर्तित हो जाता है। अंत में इसका पेपिला, जो शीर्ष भाग है, जो पेपिला जो चोंच के समान है, वो फट जाता है तथा जूस्पोर स्वतंत्र हो जाते हैं। प्रत्येक जूस्पोर हम देखें तो ये जूस्पोर भी एल्बुगो के जूस्पोर के समान ही होते हैं। ये भी किडनी शेप्ड होते हैं, एक केंद्र की होते हैं और इनके चारों ओर किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अर्थात ये भित्ति रहित होता है, इसलिए इसे नेकेड कहते हैं। और कशाभिकाएं लेटरल साइड में लगी रहती है। इनमें से एक टिंसल प्रकार की कशाभिका होती है और दूसरी विप्लेश प्रकार की होती है। जूस्पोर कुछ देर जल में तैरने के बाद यह अपने चारों ओर खुद की कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेता है। इस प्रक्रिया को पुटी भवन या इंसिस्टमेंट कहते हैं। अब प्रत्येक बीजाणु एक अंकुरण नलिका जर्म ट्यूब बनाकर अंकुरित होती है तथा इसके शीर्ष भाग पर एक एप्रीसोरियम, जिसे आस्कांग कहते हैं, बनाता है, जो कि इसको संक्रमण में सहायक होता है। तो इसमें जर्म ट्यूब बनाकर अंकुरित होती है और इसका शीर्ष जो भाग है, जर्म ट्यूब का जो शीर्ष भाग है, उसे एप्रीसोरियम कहते हैं, जो कि इन्फेक्शन में सहायक होता है। यदि परिस्थितियां अनुकूल उपलब्ध रहती है तो एक फसल काल में कई बार बीजाणु बनने की प्रक्रिया होती रहती है। उच्च तापक्रम, यदि तापक्रम अगर अनुकूल नहीं है, जैसे कि अभी तापक्रम अनुकूल था, अभी तापक्रम था 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, तब तो ये चल बीजाणु बनाता है। और जब तापक्रम अधिक हो जाता है, तापक्रम में वृद्धि हो जाती है, इसका तापक्रम 15 से 20 डिग्री को क्रॉस कर गया, यानी तापक्रम जो है डबल हो गया, यानी 20 से 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इस परिस्थिति को हम शुष्क परिस्थिति कहते हैं। और इस शुष्क परिस्थिति में ये प्रत्यक्ष रूप से अंकुरित होता है स्पोरेंजिया, और इस अवस्था में जूस्पोर न बन करके सीधे रूप से कोनिडिया बनते हैं और इस संरचना को कोनिडियोस्पोरेंजियम कहते हैं। और यह कोनिडिया जनन नलिका द्वारा सुविकसित कवक जाल का निर्माण करती है। तो इस प्रकार इसमें जर्मिनेशन निर्भर करता है कि वातावरणीय परिस्थिति किस प्रकार की। यदि वातावरण परिस्थिति बहुत ही अनुकूल है और नमी है, तापक्रम भी कम है, तब तो ये अप्रत्यक्ष रूप से जूस्पोर्स बनाता है। और यदि तापक्रम अधिक है और शुष्क परिस्थिति है तो ये जूस्पोर न बना करके कोनिडिया बनाएगा और कोनिडिया आगे जनन नलिका के द्वारा नया कवक जाल को निर्मित करती है। लैंगिक जनन, इसमें लैंगिक जनन फाइटोपथोरा में लैंगिक जनन हेटेरोथेलिक प्रकार का होता है तथा लैंगिक जनन के लिए 2 मैटिंग टाइप्स आवश्यक होते हैं, जो हार्मोन व रसायनों द्वारा नियंत्रित रहता है। और लैंगिक जनन ऊगैमस प्रकार का होता है, जैसा कि एल्बुको में देखा था। इसका थैलस, इसमें विशेष प्रकार का थैलस द्विगुणित होता है, अतः इनमें अर्धसूत्री विभाजन जननांगों के निर्माण के समय होता है। नर जननांग को पूधानी कहते हैं, मादा जननांग को अंडधानी कहते हैं। दोनों ही जननांग कवक तंतु के शीर्ष पर एक फूले हुए भाग के रूप में बनते हैं, जो बाद में एक अनुप्रस्थ पट्ट के द्वारा मुख्य तंतु से अलग हो जाते हैं। परिपक्व अंडधानी के आधारी भाग पर पूधानी एक कीपाकार कॉलर के रूप में स्थित रहती है। इस प्रकार पूधानी की स्थिति, इस प्रकार की स्थिति को हम एम्फीगाइनस अवस्था कहते हैं। अंडधानी में लगभग 40 केंद्रक उपस्थित होते हैं तथा इसका कोशिका द्रव्य मध्य में ओप्लाज्म तथा परिधीय भाग की ओर
पेरिप्लाज्म में विभाजित हो जाता है। उप्लाज्म में उपस्थित केंद्रक विभाजित होते हैं तथा एक केंद्रक को छोड़ करके शेष सभी केंद्रक पेरिप्लाज्म में चले जाते हैं तथा वहाँ जाकर के ये सभी नष्ट हो जाते हैं। अंडद्रव्य अर्थात केंद्रीय भाग में जो उप्लाज्म है उसमें उपस्थित एक केंद्रक अब फिर से दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से एक केंद्रक फिर विलुप्त हो जाता है तथा दूसरा जो अंड केंद्रक जो जीवित है वह एक क्रियात्मक अंड केंद्रक की तरह कार्य करता है और इस क्रियात्मक अंड केंद्रक को ही हम फीमेल गैमिट कहते हैं। इसी प्रकार पुधानी में भी एक केंद्रक को छोड़कर शेष सभी केंद्रक घुल जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं और इसी एक केंद्रक को हम क्रियात्मक केंद्रक कहते हैं और यही क्रियात्मक केंद्रक यानी मेल फंक्शनल गैमिट की तरह कार्य करता है। निषेचन। निषेचन के समय पुधानी का एक पेपिला वृद्धि करके अंडधानी की ओर बढ़ता है, फिर अंडधानी से चिपक जाता है। अब दोनों के बीच की जो भित्ति है, जो संपर्क वॉल है, वह घुल जाती है तथा पुधानी का कोशिका द्रव्य एवं नर केंद्रक अंडधानी में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट कहते हैं और यह एक प्लाज्मोगेमी की विधि है। अब जब दोनों केंद्रक अंड केंद्रक और नर केंद्रक जब अंडधानी में आ जाते हैं तो इसके पश्चात ये दोनों केंद्रक आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कैरियोगेमी कहते हैं और कैरियोगेमी की जो क्रिया है इसे ही हम निषेचन कहते हैं और एक संरचना बनती है जिसे हम द्विगुणित संरचना कहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप एक निषिक्तांड ऊस्पोर बनता है और इसके चारों ओर एक भित्ति का निर्माण हो जाता है। द्विगुणित केंद्र के जब चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है तो इस संपूर्ण संरचना को निषिक्तांड कहते हैं। यह निषिक्तांड दो तरह के स्तरों से घिरा रहता है। बाहरी स्तर को जिसे हम बाहरी भित्ति कहते हैं वह मोटी होती है, अलंकरण युक्त होती है, जिसे एक्जोस्पोरियम कहते हैं और जो आंतरिक भित्ति है वह पतली व कोमल होती है जिसे हम एंडोस्पोरियम कहते हैं। यह ऊस्पोर जब प्रतिकूल परिस्थितियां रहती है तो ये ऊस्पोर के रूप में फसल जो फाइटोप्थोरा आलू की जो फसल है वह कटाई की स्थिति में आ गई और ये ज़मीन में पड़ा रहता है और ये मिट्टी में पड़ा रहता है और इसे हम कहते हैं पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। जब वापस आलू की फसल की बुआई होगी तब तक ये इंतजार करेगा और ऊस्पोर के द्वारा वापस ये इसमें आलू में संक्रमण करने का कार्य करता है। तो यह इसकी ऊस्पोर ये विश्रामावस्था कहलाती है और फाइटोप्थोरा की कुछ जातियों में पुधानी की अनुपस्थिति में भी ऊस्पोर का निर्माण देखा गया है। तो इस प्रकार की घटना को पार्थिनोजेनेटिक परिवर्धन कहते हैं। इसमें पार्थिनोजेनेटिक परिवर्धन भी पाया जाता है। जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर। ऊस्पोर का जर्मिनेशन कई हफ्तों तक सुषुप्त अवस्था में डोरमेंट अवस्था में रहता है। अंकुरण जब इसका अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये इसमें अंकुरण होता है। तो अंकुरण के समय यह जनन नलिका जर्म ट्यूब बनाती है तथा इसके शीर्ष पर एक बीजाणुधानी बनती है जो कि बहुकेंद्रिक की होती है। बीजाणुधानी में अनेक एक केंद्र की द्विकशाभिकी जूस्पोर उत्पन्न होते हैं जैसा कि अलैंगिक जनन में हुआ था। इस जूस्पोर के चारों ओर एक आवरण बन जाता है तथा फिर से यह अंकुरित होकर के एक कायिक कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार इसमें अंकुरण होता है और यदि इसका जीवन चक्र हम देखें तो इसका जीवन चक्र दिखाया गया है। इसमें देखिए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों इसमें प्रदर्शित किया गया चित्र में। ये जो बीच में जो दिखाया गया है यहाँ पे ये कवक जाल है और कवक जाल ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा है जिसे हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। स्पोरेंजियोफोर के शीर्ष भाग पर स्पोरेंजिया उत्पन्न हो रही है और स्पोरेंजिया जब आर्द्र वातावरणीय परिस्थितियाँ होती है, आर्द्र जिसमें तापक्रम कम रहता है, तो उस अवस्था में ये स्पोरेंजिया जूस्पोर्स का निर्माण करते हैं और जूस्पोर्स जनन नलिका के द्वारा अंकुरित होकर के परपोषी को संक्रमित करने का कार्य करता है। और ये तापक्रम उच्च होता है और परिस्थितियाँ शुष्क होती है तो यह प्रत्यक्ष रूप से
स्पोरेंजिया प्रत्यक्ष रूप से अंकुरित होकर के जनन नलिका के द्वारा परपोषी को संक्रमित करने का कार्य करते हैं और नए कवक जाल बनाते हैं। और जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है तो यह जनन अंगों के द्वारा अपना लैंगिक जनन करता है। इसमें मादा और जनन अंग और नर जनन दोनों पास पास में परिवर्तित होते हैं। मादा को हम अंडधानी कहते हैं, मादा जननांग को अंडधानी कहते हैं, और नर जननांग को उदानी कहते हैं। दोनों पास पास परिवर्तित होते हैं और इनमें प्लाज्मोगेमी के पश्चात इनमें कैरियोगेमी होती है और कैरियोगेमी से इसमें ऊस्पोर बनता है, डिप्लॉइड ऊस्पोर बनता है और उससे जर्म ट्यूब बनती है और जर्म ट्यूब बनने के पश्चात ये पुनः इसको संक्रमित करने का कार्य करते हैं, परपोषी कोशिका को संक्रमित करने का कार्य करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसका जो कवक जाल है, इसका जो फंगस है, जो इसका जो मुख्य पादप है वो द्विगुणित होता है। तो जब जननांग बनते हैं तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात इनमें केंद्रक जो बनते हैं वो अगुणित होते हैं और ये अगुणित केंद्रक यानी नर केंद्रक और मादा केंद्रक जब एक साथ मिलते हैं निषेचन की क्रिया के द्वारा कैरियोगेमी के पश्चात तो वापस पुनः डिप्लॉइड ऊस्पोर बनता है। जब डिप्लॉइड ऊस्पोर का जब जर्मिनेशन हुआ तो इस समय इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, इसमें सारे के सारे विभाजन समसूत्री होंगे और पुनः द्विगुणित कवक जाल को निर्मित करने का कार्य करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइटोपथोरा एक द्विगुणित कवक है। इसका कायिक कवक जाल द्विगुणित होता है तो इसमें डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। इसमें जब इसका जर्मिनेशन होता है जाइगोट जिसे हम ऊस्पोर कहते हैं, ऊस्पोर और जाइगोट में मुख्य अंतर यह है कि जाइगोट तो सीधा निषेचन का परिणाम है, लेकिन ऊस्पोर जो है जाइगोट के जब चारों ओर आवरण भित्ति बन जाती है तो उसे हम ऊस्पोर कहते हैं या निषिक्तांड कहते हैं। तो इसमें ऊस्पोर का जब जर्मिनेशन होता है तो इसमें समसूत्री विभाजन ही होते हैं, बाकी में अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी जाइगोटिक जो मियोसिस होता है वो इसमें नहीं होता है। इसमें सीधा समसूत्री विभाजन होता है और जिससे पुनः वापस कायिक कवक जाल बनता है, वह द्विगुणित रहता है। तो ये ध्यान रखना है। इसमें ये इसका जीवन चक्र का डायग्राम है और इसमें जीवन चक्र में इसमें ये देखिए डिप्लोफेज लंबी है डिप्लोफेज और हेप्लोफेज बहुत छोटी एक शॉर्ट पीरियड में होता है हेप्लोफेज, इसलिए इसका जो जीवन चक्र है वह डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र इसमें पाया जाता है। तो ये फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस का जीवन चक्र यहाँ बताया गया है, उसके बारे में हमने पूरा विस्तृत अध्ययन किया था और जिसके द्वारा हमने इसमें रोग भी उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा आलू में रोग उत्पन्न होता है वह रोग भी आपको याद रखना है। उस रोग का नाम है लेट ब्लाइट डिजीज इन पोटैटो, आलू में पछेती अंगमारी, इसे हम कहते हैं आलू में पछेती अंगमारी रोग। आलू के अलावा ये इसकी कई सारी जातियां फाइटोपथोरा की जो अन्य फसलों में भी रोग उत्पन्न करता है, लेकिन सबसे जो फेमिलियर जो रोग है वो है आलू में लेट ब्लाइट डिजीज। तो कभी परीक्षा में पूछें कि आलू में लेट ब्लाइट डिजीज और पोटैटो किस कवक के द्वारा उत्पन्न होता है तो उसका आंसर होगा फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा रोग उत्पन्न होता है। और जिस बुक से इसको तैयार किया गया है उसका रेफरेंस है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, अग्रवाल एंड शर्मा की बुक है और CBH की बुक है। इससे और आप डिटेल में इसका स्टडी कर सकते हैं फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस का। और ये जीवन चक्र है इसका। तो इस प्रकार इसमें जनन दो प्रकार से हमने देखा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ये इसमें अलैंगिक जनन था और ये लैंगिक जनन था। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन भी याद रखनी है। सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर इसकी क्लास है ओमाइसिटीज और सब डिवीजन है इसका मेस्टिगोमाइकोटिना, क्योंकि इसके अंदर जो है चल संरचनाएं पाई जाती है इसलिए इसको रखा गया है मेस्टिगोमाइकोटिना। और ऐसे कवक जिसमें चल संरचनाएं नहीं पाई जाती, जीवन चक्र के किसी भी अवस्था में अगर चल संरचनाएं नहीं पाई जाती है
तो उसे हम सब डिवीजन ए मेस्टिगोमाइकोटिना में रखा जाता है। और क्लास है इसकी ऊमाइसिटीज, ऑर्डर है पेरोनोस्पोरेलीज, फैमिली पिथियेसी और जीनस है फाइटोप्थोरा। थैंक यू।